अब अपन डिस्कशन कर रहे हैं किसके ऊपर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस और इंडेस ऑन, बोलो ना किस पर, कंपनी, अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी का। ठीक है, एएस की एप्लीकेबिलिटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी किस में दी गई है, सेक्शन 133 ऑफ को 13 अपन प्यार से बुलाते हैं किसको, कंपनीज एक्ट 2013। पावर दिया गया है एनएफआरए को। एनएफआरए बोले तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसे पावर दिया है। सर अभी तो आप कुछ और ही बोल रहे हो, तो नकास नकास। ये बॉडी अभी तक क्या हुई है, दिस इज स्टिल नॉट कंस्टिट्यूटेड। कंस्टिट्यूटेड मतलब अभी पूरा को 13 लागू नहीं हुआ है। पता होगा ना आपको, कुछ सेक्शंस हुए कुछ नहीं हुए। तो एनएफआरए को बनाने के लिए जो प्रोविजंस दिए गए 2011 अंडर 132, वो प्रोविजंस अभी लागू नहीं हुए, इसलिए एनएफआरए नाम की बॉडी अभी बनी ही नहीं है, गठित ही नहीं हुई है। और जब तक एनएफआरए नहीं है तब तक ये काम कौन करेगा, नकास। ये कब तक है, जब तक एनएफआरए नहीं है कॉन्स्टिट्यूटेड। जिस दिन एनएफआरए का गठन हो जाएगा उस दिन नकास खत्म। व्हाट इज नकास, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इसने क्या बोला, ऑल कंपनीज टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 29। अच्छा, इसमें एस 8 था, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो विड्रॉ हो गया है। लिखूं क्या मैं ब्रैकेट में एस 8 विड्रॉन, या समझ लोगे, लिख दो, बार बार लिखवाओगे क्या, हाँ, थैंक यू। एस 8 है ही नहीं तो लगेगा कैसे, विड्रॉ हो चुका। ठीक है, ऑल कंपनीज टू फॉलो एस 1 to 29। एस 8 है ही नहीं, विड्रॉ हो गया, उसको छोड़ के बाकी सारे। अब से मैं 1 to 29 ही लिखूंगा, आप समझ जाना 8 है। अनलेस दे आर रिक्वायर्ड टू फॉलो क्या, टू फॉलो इंडेस। अगर उनको इंडेस फॉलो करने की रिक्वायरमेंट आ गई तो फिर वो क्या फॉलो करेंगे, फिर वो इंडेस फॉलो करेंगे, फिर वो एएस नहीं करेंगे। ठीक है, except there are certain exemptions। किसको, there are certain exemptions from AS to अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एग्जाम्पशंस दिए गए हैं। किसको एग्जाम्पशंस दिए गए, स्मॉल मीडियम कंपनीज। सर चार्ट बना दो ना, हो बना दे,
कैसा बनेगा? पहले इंडेस फॉलो करना है क्या? हाँ, तो फिर एएस भूल जाओ। नहीं तो फिर क्या फॉलो करो? एएस। और एएस में फिर आप अगर एसएमसी हो तो थोड़े से कम करना, नहीं तो कौन से 1 to 20 नहीं। एसएमसी हो तो आपको थोड़े से एग्जाम्पशन मिलेंगे। तो फिर अगला सवाल आपका क्या उठा? एसएमसी किसे मानेंगे? एसएमसी इज इक्वल टू लेवल 2 एंड लेवल 3 एज पर क्या? आईसीआई प्रेफेस। यानी इसकी लिमिट में कोई फर्क है या सेम है? सेम है, लिमिट में कोई फर्क नहीं। एग्जाम्पशन क्या है? तो इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, 17 एंड ईपीएस से रिलेटेड, इसको मैं रिलैक्सेशन में लिख देता हूं 3 और 17। 3 क्या हो गया? कैश फ्लो, और 17 क्या हो गया? सेगमेंट रिपोर्ट। ये दो फॉलो नहीं करना। और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इनको पार्शियल रिलैक्सेशन है। पार्शियल रिलैक्सेशन किससे दिए? पार्शियल मतलब कि पूरा स्टैंडर्ड नहीं, बट उसका कोई पार्ट रिलैक्स किया हुआ। जैसे कि ये है किससे रिलेटेड? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेनिफिट्स 19, लीज 20, 28, 29। 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, 19 लीज है। सब आएगा आगे तो सब याद हो जाएगा। 20 ईपीएस है, 28 इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स है, और 29 प्रोविजंस, कंटिजेंट लाइबिलिटीज और कंटिजेंट असेट्स। ये सर पूरे के पूरे ही? अरे नहीं, बहुत छोटे छोटे से रिलैक्सेशन है। कहीं एक पैराग्राफ का डिस्क्लोजर नहीं देना है, कहीं बोल दिया डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं बताना, बेसिक बताओ। ऐसे छोटे छोटे रिलैक्सेशंस। ये किनको है रिलैक्सेशन? स्मॉल मीडियम कंपनी। स्मॉल मीडियम कंपनी यानी कौन सी कंपनी हो गई जिनका टर्नओवर क्या बोलो 50 करोड़ से कम है, यानी 50 करोड़ या उससे कम है। मोर देन 50 में लेवल 1। तो 50 करोड़ या उससे कम, बोरोइंग 10 करोड़ या उससे कम, लिस्टेड विस्टेड नहीं है, उनकी होल्डिंग सब्सिडरी कोई लेवल 1 नहीं है, और उनका नेचर ऑफ बिजनेस बैंक, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं। तो ये क्या कहलाती है? स्मॉल मीडियम कंपनी। इनको सारे एस फॉलो नहीं करना, इन्हें इससे एग्जाम्पशन है। आप बताओ इससे क्या समझ में आ गया आपको? किसकी एप्लीकेबिलिटी समझ में आना चाहिए इससे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पर आप बताइए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ किसे फॉलो करना है? उन्हें फॉलो करना है जिन कंपनीज को क्या फॉलो करने के लिए नहीं कहा गया है? इंडेस। यानी जो एंटिटीज अब इंडेस फॉलो करेगी उन्हें सिर्फ क्या फॉलो करना है? इंडेस। यानी अब वो एएस फॉलो नहीं करेंगे। तब आप बताइए अब अपने को किसकी एप्लीकेबिलिटी समझना? इंडेस की। ठीक है, अब इंडेस की एप्लीकेबिलिटी कहां पर है? ये पूरा डिस्कशन जो है ये कहां दिया हुआ है? कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। ये सारी बातें वहां की गई। इंडेस की एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं अब अपन। अब हम इंडेस की एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं। इंडेस किस पर लगेगा? आइडिया है क्या कुछ? 500 करोड़ नेटवर्थ। जिन कंपनीज की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है उन पे अभी लग गया 1 अप्रैल 2016 से। हालांकि आपको बैलेंस शीट देखने को कब मिलेगी? 31 मार्च 2017 के बाद। सही है ना? जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा।
जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो बची कौन सी कंपनी? 500 से कम वाली। 500 से कम वाली कंपनी में लिस्टेड कंपनियां जितनी भी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ, वो अगले साल से कर ले, यानी 1 अप्रैल 2017 से। तो बताओ कौन सी बच गई? अनलिस्टेड विथ अ नेटवर्थ ऑफ लेस देन 500 करोड़। इसमें जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, वो भी अगले साल से ही करेगी, 1 अप्रैल 2017 से। तो फिर बच कौन सी गई? अनलिस्टेड जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, वो क्या फॉलो करेगी? एएस। खत्म, दैट्स इट। तो सिंपल तो यार बोल रहे थे मेहनत करना पड़ेगी। इसमें 2-3 बातें और हैं। अगर आप पे इंडेस लग गए तो आपकी होल्डिंग, सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट सब पे लग जाएंगे। ओके, अरे बोलो रे, होल्डिंग, सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट सब पे लग जाए। ठीक है, इसमें क्या डील है? और अगर आपका बिजनेस बैंक, इंश्योरेंस या एनबीएफसी है, तो फिर आपके ऊपर इंडियस के रूल्स थोड़े से अलग लगेंगे। बैंक्स, इंश्योरेंस और एनबीएफसी, इनके ऊपर रूल थोड़े से अलग। इसमें भी इंश्योरेंस कंपनी का और बैंक का रूल अलग होगा, एनबीएफसी का अलग होगा। सुनो अभी तो आराम से। एनबीएफसी के लिए एप्लीकेबिलिटी जैसी हमने अभी पढ़ी है ना, उसको 2 साल आगे बढ़ा दिया। कितने साल? यानी आप बताओ, एनबीएफसी की नेटवर्थ अगर 500 करोड़ या उससे ज्यादा हुई तो वो कब से फॉलो करेगी? बोलो बोलो बोलो। 1 अप्रैल 18। बहुत बढ़िया। और अगर वो नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है पर लिस्टेड है तो एनबीएफसी 1 अप्रैल 19। और अगर अनलिस्टेड है पर नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है पर 500 करोड़ से कम है तो भी 1 अप्रैल 19। और बची हुई एनबीएफसी क्या करेगी? एएस फॉलो करेगी। आया ये भी समझ में? खत्म। अब आ जाओ किस पे? बैंक। बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज। बैंक और इंश्योरेंस कंपनी की सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट्स, इन सबको 1 अप्रैल 2018 से क्या फॉलो करना है? इंडेस। बैंक, इंश्योरेंस की, एनबीएफसी, जेवी, एसोसिएट, इन सबको 1 अप्रैल 2018 से क्या फॉलो करना है? बोलो। इंडेस। तो बचा कौन? बैंक और इंश्योरेंस कंपनी। बैंक और इंश्योरेंस कंपनी इंडेस कब से फॉलो करेंगी? वो आरबीआई और आईआरडीए बताएगा। कौन बताएगा? आरबीआई और आईआरडीए। और आरबीआई ने ऐसा बोल दिया है कि 1 अप्रैल 2018 से बैंक्स को इंडेस फॉलो करना है। इसके लिए अब अपन बैंक से मिलने के लिए बैठना शुरू करेंगे। इसका मतलब बैंक्स को कब से फॉलो करना है? 1 अप्रैल 2018। इंश्योरेंस कंपनी कब से करेगी? वो आईआरडीए बताएगा। इन दोनों की सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट कब से करेंगे? 1 अप्रैल 2018 से। ये किसने बताया? एमसीए ने। आरबीआई ने किसके लिए बोला? बैंक्स के लिए। आरबीआई ने किसके लिए बोला? बैंक्स के लिए। चिंता मत करो, सब लिखा जाएगा अभी। आरबीआई ने किसके लिए बोला? बैंक। तो बैंक की सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट क्या कब से फॉलो करेगी? 1 अप्रैल 18। ये किसने बोला? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, यानी कंपनीज एक्ट ने बोला। अरे बोलो। ठीक है, ओके ओके। तो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है मैं एक बैंक हूं और मेरी होल्डिंग कंपनी एक बैंक नहीं है और उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है। बोलो,
मैं कब से फॉलो करूंगा? मैं बैंक नहीं हूं, मैं बैंक की होल्डिंग कंपनी हूं, और मैं बैंक नहीं हूं, मेरे पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। मैं क्या हूं? बैंक या उसकी होल्डिंग कंपनी? अरे बोलो, तो मैं बैंक नहीं हूं, मैं बैंक की होल्डिंग कंपनी। आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है? यानी मेरी सब्सिडरी एक बैंक है, मेरी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, तो मुझे कब से इंडेस फॉलो करना है? 1 अप्रैल 2016 से। मेरी जो सब्सिडरी है, मेरी जो सब्सिडरी, वो क्या है? बैंक है। वो कब से फॉलो करेगी? अब कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आया? मैंने सबसे पहले क्या बोला था? जो भी कंपनियों की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, वो कब से फॉलो करेगी? 1 अप्रैल 16। और वो फॉलो करेंगी तो फिर उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट सब कब से करेगी? 1 अप्रैल 16। पर मेरी सब्सिडरी जो है वो क्या है? एक बैंक है। और बैंक के लिए क्या बोल दिया है कि उनके लिए आरबीआई बताएगा, हम नहीं बताएंगे। बैंक में यही बोला ना मैंने। बैंक कब से फॉलो करेगी? 18 से। किसने बोला है? आरबीआई ने। एमसीए ने बैंक्स के लिए नहीं बोला था, बैंक की सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट के लिए बोला था। सर बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है। अरे वही तो बात है, उसी का तो पढ़ने का मतलब है। तो आरबीआई ने बोला 1 अप्रैल 18 से बैंक करेगी, पर दिक्कत क्या हो रहा है? होल्डिंग क्या हो रही है? कवर। तो उसकी सब्सिडरी बैंक है तो वो भी कवर होगी। तो आप बताइए, क्या बैंक को 1 अप्रैल 2016 से करना है या जब आरबीआई बोलेगी तब से? जल्दी बोलो, जिस दिन आरबीआई बोलेगी तब से। क्लियर है सबको? तो बस आखिरी सवाल का जवाब दे दो। मेरी सब्सिडरी का नाम बंधन बैंक। क्या नाम? बंधन बैंक। मेरी होल्डिंग कंपनी का नाम कोई बंधन नहीं लिमिटेड। कोई बंधन नहीं लिमिटेड। होल्डिंग की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा, उसे इंडेस फॉलो करना है अभी 16 से। बैंक को आरबीआई ने बोला 18 से करेंगे, ऐसा अपना प्लान है, इसलिए बैंक 1 अप्रैल 16 से कवर नहीं होगी। बस इस सवाल का जवाब दे दो, क्या कोई बंधन नहीं लिमिटेड को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है? बोलो, यस और नो? यस, बनाना पड़ेंगे। और आप बताओ, कंसोलिडेशन होगा तो क्या सब्सिडरी सारी कंसोलिडेट होगी? और अगर सब्सिडरी सारी कंसोलिडेट होगी तो फिर उस पर्टिकुलर केस में क्या बंधन बैंक को भी कंसोलिडेट करना पड़ेगा? और अगर आप AS21 या उसका काउंटर पार्ट इंडेस पढ़ोगे 27, तो उसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय होल्डिंग और सब्सिडरी की अकाउंटिंग पॉलिसीज एक समान होना चाहिए। हाँ बताइए, क्या ये होल्डिंग और सब्सिडरी की अकाउंटिंग पॉलिसी एक समान होगी या नहीं होगी? क्योंकि होल्डिंग क्या फॉलो कर रही है? इंडेस। और सब्सिडरी क्या कर रही है? एस। क्योंकि उसके ऊपर कब से लगेंगे इंडेस? 18 से। अब क्या करें? प्रॉब्लम आ गई समझ में? प्रॉब्लम समझ में आई या नहीं आई? पहले ये बताओ, प्रॉब्लम किसे आएगी? सुनना मैं जो बोल रहा हूं, ऐसी कंपनी को जो खुद तो इंडेस में अभी कवर हो रही है, लेकिन उनकी सब्सिडरी, जेवी या एसोसिएट बैंक, इंश्योरेंस या एनबीएफसी में से किसी एक कैटेगरी में आने के कारण बाद में कवर होंगी। इन कंपनीज को 2 साल तक दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो लोग 18 से आएंगी और ये अभी से कवर हो गई हैं। तो ये 2 साल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा है कि ऐसा अगर कोई भी केस बनेगा तो जो भी एंटिटी एएस फॉलो कर रही है उनको फॉलो एएस ही करना है, लेकिन कंसोलिडेशन सपोर्ट करने के लिए, किसका कंसोलिडेशन? अपनी होल्डिंग का सपोर्ट करने के लिए आपको इंड एएस के अनुसार भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देना हो।
अब देखो ये प्रोविजन आया है 30 मार्च 2016 को, 30 मार्च 2016। अभी तक तो लोग इसे पढ़ के समझ ही रहे कि क्या प्रोविजन है क्या। जब समझ में आएगा ना तब देखिएगा एनबीएफसी बैंक और इंश्योरेंस कंपनी कैसे एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सामने जाके हाथ जोड़ेंगी या जुड़वाएंगी। आप समझोगे ये प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि आप बताओ ये सारी कैटेगरी को कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेंगे, एक खुद के प्रेजेंट करने के लिए और एक अपनी होल्डिंग के कंसोलिडेशन को सपोर्ट कर। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कमेटी बनाई है जो बनाने में हमारी सरकार माहिर है, और बोला है कि अब अपन क्या करेंगे, अब अपन समझते हैं कि लोगों को इंडेस लगाने में क्या क्या दिक्कत आ रही है, और वो बातें समझ के फिर उसके आधार पर अपन इंडेस की एप्लीकेबिलिटी को थोड़ा स्मूदन करें। पर एक बात बताओ, क्या ये जीवन भर की प्रॉब्लम है या 2 साल की है? 2 साल की, प्रोवाइडेड 2 साल बाद अभी जो जैसा प्लान किया है वैसा ही हो, और 2 साल बाद आरबीआई ये ना बोल दे कि बैंक्स को 2 साल और दिए जाते हैं इंडेस फॉलो करने, फिर ये प्रॉब्लम क्या रहेगी? कुछ नहीं, 2 साल और की। समझ में आया आपको? बोलो। तो ये हमारा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डिस्कशन होने वाला है, इसको बहुत ध्यान से हौले हौले अपने को अंदर सेट करना पड़ेगा। चार्ट बना के पूरा डिस्कस करेंगे अपन, पहले मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाता हूं, ठीक है? इंडेस की एप्लीकेबिलिटी समझ लो, अच्छे से समझ लो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा, इट्स अ वेरी टेक्निकल टॉपिक। इंडेस की एप्लीकेबिलिटी किस तरह से आएगी समझना। सबसे पहले कहा गया है इंडेस की एप्लीकेबिलिटी का डिस्कशन पॉइंट वाइज पढ़ेंगे अपन। पहला पॉइंट, एनी कंपनी में वॉलंटरली apply Ind AS from 1st April 2015। जब भी मैं लिखूं ना 1 अप्रैल 2015, इसका मतलब समझ जाना अकाउंटिंग पीरियड commencing on or after 1st April 2015। यानी जब मैं लिखता हूं ना 1 अप्रैल 15 से, इसका मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल 15 या उसके बाद की तारीख जब से आपका अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा। या दूसरा तरीका समझने का, अगर मेरा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च है तो ये कौन से साल से मैं लगा सकता हूं? 15-16। और अगर मेरा अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है, जनवरी टू दिसंबर, तो बताइए फिर मैं कब से लगा पाऊंगा? 1 जनवरी 2016 से, क्योंकि मेरा ये वाला अकाउंटिंग ईयर शुरू कब हो गया? 1 जनवरी 2015 पे। और इन्होंने क्या बोला है, कब से लगा सकते हो आप? वो अकाउंटिंग पीरियड जो 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद शुरू होंगे। तो जिसका जनवरी से दिसंबर अकाउंटिंग ईयर है, उसका जनवरी से दिसंबर अकाउंटिंग ईयर है, उसका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद कौन सा शुरू होगा? 1 जनवरी 2016 से। तो वो एंटिटी के लिए एप्लीकेबिलिटी इंड एस की कब से आएगी? बोलो। 1 जनवरी 2016 से। हालांकि शायद आपको पता होगा कि अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि हर कंपनी का अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च होना चाहिए। हर कंपनी का अकाउंटिंग ईयर अब फिक्स कर दिया है, क्या? अप्रैल टू मार्च। और ये चीज 1 अप्रैल 2016 से कंपलसरी हो गई कि हर कंपनी का अकाउंटिंग ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च का, फिक्स, ना 12 महीने से कम ना ज्यादा, सिवाय फर्स्ट ईयर में। ठीक, बोलो। ठीक है। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आपकी कोई होल्डिंग या सब्सिडरी एक फॉरेन कंपनी क्या है, तो फिर आप ट्राइब्यूनल से अप्लाई करके अपना अकाउंटिंग ईयर अपनी फॉरेन कंपनी के अनुसार कर सकते हो, ताकि आपको उनके साथ कंसोलिडेट करने में आसानी हो। किनके साथ? फॉरेन कंपनी के साथ। तो फिर हो सकता है कि आपका अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च
ना हो और क्या हो जाए, जन टू दिसंबर या कुछ और, तो मेरी होल्डिंग अगर यूएस में अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर चलता है, तो फिर हो सकता है कि मैं चाहूं कि मैं भी अपना अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर रखूं, तो फिर मुझे ट्राइब्यूनल के पास जाना पड़ेगा और मुझे बोलना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल देखो हमारी पेरेंट कंपनी, हमारे पेरेंट्स फिरंगी हैं और फिरंगी पेरेंट्स का ईयर जनवरी से दिसंबर होता है, कृपा करके हमें भी जनवरी से दिसंबर के खाते बनाने दो। तो ट्राइब्यूनल आपको अलाउ कर सकता है। तो फिर आपके लिए क्या ये डेट 1 अप्रैल 15 हो जाएगी या 1 जनवरी 16 हो जाएगी? 1 जनवरी 16। समझ में आ गया सबको? बोलो। चलिए, कंपनी में वॉलंटरीली अप्लाई इंड एज फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। ठीक है, जब इनिशियली फरवरी 2016 में इंड एज की एप्लीकेबिलिटी पहली बार बताई थी, कब? फरवरी 2016 में। तब उन्होंने ऐसा लिखा था, सॉरी फरवरी 2015 में पहली बार एप्लीकेबिलिटी आई थी, तब उन्होंने ऐसा लिखा था कि कंपनी में वॉलंटरीली अप्लाई इंड एज फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। ठीक है, इससे एक प्रॉब्लम उठ गई। क्या? कंपनी ने बोला मैं तो इंड एज फॉलो करूंगी, ठीक है, उसकी सब्सिडरी ने बोला हमें नहीं करना, उसकी होल्डिंग ने बोला हमें नहीं करना। प्रॉब्लम क्या आई बताओ? कंसोलिडेशन, एक एस एक इंड एज। तो 30 मार्च 2016 को इसको अमेंड किया और बोला है कंपनी में वॉलंटरी अप्लाई इंड एज फ्रॉम 1/4/2015 और लेटर। और इसमें अब कंपनी शब्द में क्या बोल दिया? कंपनी एंड इट्स होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट। ये कब ऐड किया गया है? दिस हैज बीन एडेड ऑन 30th March 2016। तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अमेंडेड ही पढ़ना है। तो अब आप इसको कैसे पढ़ोगे? कोई भी कंपनी क्या कर सकती है 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद से कभी भी क्या कर सकती है? इंड एज लगा सकती है। पर अगर कंपनी लगाएगी तो अनिवार्य रूप से किसे लगाना पड़ेगा? उसकी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट सबको। यानी अगर कोई वॉलंटरीली लगाना चाहता है तो अकेला लगा सकता है या पूरे ग्रुप को लगाना पड़ेगा? ग्रुप को लगाना पड़ेगा। ये पहली कंडीशन है। इसको अपन क्या नाम दे सकते हैं? वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी। ठीक है भाई, क्या ये मैंडेटरी है या वॉलंटरी? वॉलंटरी पहला। दूसरा बात, मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी किस पर आएगी? 1 अप्रैल 2016 से किसे करना पड़ेगा? कंपनीज जिनकी नेट वर्थ क्या है? मोर देन इक्वल टू 500 करोड़। अब आप बताओ, आप क्या पूछोगे? क्या पूछोगे इसमें? नेटवर्थ का क्या मतलब होता है? बहुत बड़ी। और क्या पूछोगे? नेटवर्थ कब की देखना है? पूछो। अरे बोलो, सही है ना? तो नेटवर्थ कब की देखना है? 31 मार्च 2014 और उसके बाद। यानी 31 मार्च 2014 को अगर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो गई तो 1 अप्रैल 2016 से इंड एज। 31 मार्च 2015 को अगर आपकी नेटवर्थ ज्यादा हो गई तो भी 1 अप्रैल 2016 से इंड एज। कभी आपकी नेटवर्थ 31 मार्च 2017 पे 500 करोड़ से ज्यादा हुई तो इंड एज कब से लगेंगे? 1 अप्रैल 2017 से। तो मैं नेटवर्थ क्या निकलेगी और कौन सी तारीख की देखना है, क्या ये डिस्कशन थोड़ा बात के लिए रख ले? अरे बोलो यार, बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कब की देखना है और इसमें क्या आएगा, इसको अभी छोड़ो। 1 अप्रैल 2016 से कंपनी जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा। 1 अप्रैल 2017 से सारी लिस्टेड कंपनीज इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या?
बोलो ना। नेटवर्थ, नेटवर्थ कुछ भी हो, सबकी सब, एक्सेप्ट कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज। ये क्या होता है, आप लोगों को शायद पढ़ोगे आप लोग एफएम की थ्योरी में, आजकल एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का भी एक्सचेंज बन गया अलग से, जिसमें लिस्टिंग होती है। अगर आप उसमें लिस्ट हो तो फिर आपको लिस्टेड नहीं मानते, फिर आपको नॉर्मल कंपनी मानते। एसएमई एक्सचेंज क्या होता है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का एक्सचेंज है। यहां पे आप लिस्टेड हो तो लिस्टेड नहीं मानते। यानी जो नॉर्मल अपना एक्सचेंज होता है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आपने सुना होगा भी, ए ग्रुप, B1, बी ग्रुप, अलग अलग कैटेगरी की सिक्योरिटी। अब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए हो तो लिस्टेड मानेंगे, एसएमई प्लेटफॉर्म में लिस्ट हुए हो तो लिस्टेड नहीं मानते। तो ये तो छोटा सा एक्सेप्शन है, कोई खास बात नहीं। लिस्टेड कंपनीज को 1 अप्रैल 2017 से करना है, और अनलिस्टेड कंपनीज जिनकी नेटवर्थ क्या है 250 करोड़ या उससे ज्यादा। ठीक है, बोलो। तो बचा कौन? अनलिस्टेड जो 250 करोड़ से नीचे है, वो क्या फॉलो करती रहेंगी? एएस। इन दोनों को क्या लिख दूं मैं? मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी। इसमें भी मैं लिखना चाहूंगा दोनों ही केस में कि अगर इफ कंपनी कवर्ड देन क्या, होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट कवर्ड। एक कंपनी इसमें कवर होगी तो फिर उसका पूरा ग्रुप कवर हो जाएगा। मतलब किसी की भी नेटवर्थ 500 करोड़ या 250 करोड़ से ज्यादा हो गई तो उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडी, उसकी जेवी, उसकी एसोसिएट साहब। हालांकि अगर इसमें आप बहुत बारीकी में जाओगे ना तो मैं एक बात बता सकता हूं, आप चाहो तो। वो कंफ्यूज बाद में हो जाएंगे, पहले बेसिक समझने पर, क्योंकि आपकी चाहत हो रही है इसलिए पूछ रहता हूं। हाय, गुड क्वेश्चन। अभी एक चीज समझिए, मेरी होल्डिंग कवर होगी? बोलो। मेरी सब्सिडरी कवर होगी? मेरे जेवी कवर होंगे? मेरी एसोसिएट कवर होगी? क्या मेरी होल्डिंग की दूसरी सब्सिडरी कवर होगी? होल्डिंग की दूसरी सब्सिडरी, समझ चाहता हूं। एक कंपनी है एकता कपूर लिमिटेड, 500 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ। क्या उसे इंडेस फॉलो करना है 1 अप्रैल 2016 से? बोलो। उसकी एक होल्डिंग कंपनी है जितेंद्र लिमिटेड है। क्या उसकी होल्डिंग ऐसे 500 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ है क्या? नहीं। पर क्या वो जितेंद्र लिमिटेड को इंडेस फॉलो करना पड़ेंगे? क्यों? सब्सिडरी कवर तो उसकी होल्डिंग कवर। एकता कपूर लिमिटेड की होल्डिंग जितेंद्र लिमिटेड, जितेंद्र लिमिटेड की एक दूसरी सब्सिडरी है तुषार कपूर लिमिटेड। ए आया हुआ आया। क्या ये तुषार कपूर लिमिटेड की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है? अरे मजाक कर, छोड़ो।
अब मेरा सवाल यह है कि एकता कपूर 500 करोड़ से ज्यादा है तो ये क्या फॉलो करेगी? इंडेस। जितेंद्र लिमिटेड भी क्या इंडेस फॉलो करेगा? यस। क्या तुषार कपूर को भी इंडेस फॉलो करना है? किस लॉजिक से करना है बताओ? जो लोग इसमें कवर्ड हैं उनको क्या करना पड़ेगा? उन्हें इंडेस फॉलो करना और उसकी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट को कवर किया गया। पर यह नहीं बोला गया है कि जो जो इंडेस फॉलो करने की रिक्वायरमेंट में कवर होगा उनको सबको अपनी अपनी जेवी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग को कवर करना पड़ेगा। मतलब इसका क्या होता है पता है? जो मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी में कवर हो रहे हैं उनको अपनी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट को कवर करवा देंगे, लेकिन जो इनडायरेक्टली कवर हो रहे हैं उनकी होल्डिंग जेवी एसोसिएट सब्सिडरी को कवर करने की बात नहीं की गई। नहीं तो ये इन्फेक्शन तो ऐसा फैलेगा अरे कि लोग ढूंढेंगे एज किस पे लगा है ना? समझ में आया आपको? अब आप बताओ इससे प्रॉब्लम आएगी क्या? यस। किसको आएगी? जितेंद्र लिमिटेड को। कब आएगी जितेंद्र लिमिटेड को? कंसोलिडेटेड। क्योंकि एकता के तो उसको इंडेस वाले मिलेंगे, लेकिन तुषार के कौन से मिलेंगे? तुषार के उसको कौन से मिलेंगे? एस वाले। आ रही वही बात समझ में? देखो ये जितना दिख रहा है ना ये उससे बहुत ज्यादा गहरा और डीप है। इतना आसान नहीं। अगर आप इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे तो इसमें इस तरह के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन इश्यूज आएंगे, इस तरह की बहुत सारी कंसर्न्स आती हैं इसमें। हम लोग एक फास्ट का अपना एक कैंपस होता है, ये आप जब सीए बन जाओगे उसके बाद में हम लोग प्लेसमेंट्स कराते हैं, कुछ 32 कंपनीज के साथ प्लेसमेंट कराते हैं। और आप लोगों की दुआ से पिछले 2 अटेम्प्ट से ऑल इंडिया हाईएस्ट पैकेज अक्रॉस इंडिया का हाईएस्ट पैकेज फास्ट के कैंपस से जा रहा है, नॉट फ्रॉम आईसीआई कैंपस। 22.5 लाख हिंदुस्तान यूनिलीवर्स। दिस टाइम वी हैड प्लेस्ड ऑल इंडिया रैंक 1 जेम्स जॉन ब्रिटो, और एक और बंदा प्लेस हुआ हिंदुस्तान यूनिलीवर में, उमेश, ही इज फ्रॉम बॉम्बे, उमेश अग्रवाल, ही इज फ्रॉम बॉम्बे, एंड जेम्स जॉन ब्रिटो AIR1, ये 2 लोग प्लेस हुए इन हिंदुस्तान यूनिलीवर। 22.5 लाख का उनका पैकेज। तो ये बहुत सारी कंपनीज के हम प्लेसमेंट कराते हैं एवरी 6 मंथ्स। आप यूं समझ लो कि समवेयर अराउंड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिजल्ट, somewhere around 300 to 500 chartered accountants are placed through our company, 300 से 500। इसमें EY is one of our clients, Ernst & Young। तो उनके जब भी इंटरव्यूज होते हैं बॉम्बे और दिल्ली में तो यूजुअली कई बार उनके पार्टनर्स आते हैं। अगर आप देखेंगे तो अर्न्स्ट & यंग में अगर आप बात करेंगे तो एक डॉल्फी डिसूजा नाम के एक व्यक्ति हैं बेसिकली। He is actually a national head and he is a very big authority in Indes, AS, IFRS, इस तरह की चीज। हालांकि he was not as a part of the interview panel, सेपरेट बंदा है, बट उनकी टीम के जो मेंबर्स थे, उनके टीम के जो पार्टनर्स थे, he had come down for the interviews। और वो जो इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि we sit on a chit chat। When we are chatting about things, तो इंडेस की जब हमने सच बातचीत करी तब जाके इस तरह की प्रॉब्लम्स निकल गई। यानी ये सब चीजें वेरी ऑनेस्टली बेस्ट आपको कहां से मिलती हैं? जो लोग वाकई डे इन डे आउट इसमें क्या करते हैं, प्रैक्टिस। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम जब इस तरह। हालांकि ये जो 30 मार्च वाला नोटिफिकेशन है, ये 30 मार्च वाला नोटिफिकेशन तो अमेंडमेंट है। ये सब एप्लीकेबिलिटी जो अपन पढ़ रहे हैं ये सब तो पहले आ गई थी 30 मार्च में। तो अभी बस अमेंडमेंट्स आए, कौन से? आपके NBFC, बैंक और इंश्योरेंस की। तो ये जब डिस्कशन हो रहा था तो इसमें इस तरह की बहुत सारी ऐसी इंटीग्रिटीज हैं जिसमें अगर आप अंदर घुसोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है इंडेस की एप्लीकेबिलिटी करना, क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि कुछ लोग AS के हैं और कुछ लोग इंडेस। बट अभी उस पे मैं नहीं जाता, आप आखिरी में बोलोगे तो मैं टच कर लूंगा। पहले अपन कोर बेसिक चीजें समझ लेते हैं, जो इश्यूज हैं अपन उसको बाद में टच कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं अपन। बट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुद्दे उठने की जरूरत या आने की संभावना नहीं है, बट फिर भी अपन टच कर लेंगे इसको। तो अभी क्योंकि बात निकली तो मैं आपको बता देता हूं। मैंडेटरीली कवर्ड कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी, जेवी और एसोसिएट कवर होगी, पर इन कंपनीज की होल्डिंग सब्सिडरी, जेवी और एसोसिएट कवर नहीं होगी।
यानी जिन पर डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी है उनकी ग्रुप कंपनीज कवर हो रही है, पर ये ग्रुप कंपनीज पे इनडायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी है, इनकी ग्रुप कंपनीज ऑटोमेटिकली कवर नहीं होंगी। तो फिर कंसोलिडेशन में क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या आएगी? इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि बात निकल गई इसलिए कंप्लीट करें डिस्कशन को। एकता कपूर क्या फॉलो करेगी? जितेंद्र क्या करेगा? एकता कपूर पे एप्लीकेबिलिटी कौन सी आई? डायरेक्ट। जितेंद्र पे क्या आई? इनडायरेक्ट। क्या तुषार कपूर को भी इंड एस फॉलो करना है? क्या नहीं करना? सॉल्यूशन क्या है? तुषार कपूर को तो चाहे तो जितेंद्र बोल सकता है कि चलो इंड एस फॉलो करो, क्योंकि वो होल्डिंग की क्या जिसकी बात सब्सिडरी ना सुने। वाह वाह। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जितेंद्र तुषार कपूर को तो बोल देगा। क्या बोल देगा? चलो क्या फॉलो करो? इंड एस फॉलो करो। पर शायद आपको पता होगा कंसोलिडेशन क्या सिर्फ सब्सिडरी के साथ होता है या जेवी एसोसिएट सबके साथ होता है? कंसोलिडेशन जब अपन करते हैं तो होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट तीनों के साथ होल्डिंग कंसोलिडेट करती है। समझ आ रहा है? बोलो। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि सपोज जितेंद्र की एक एसोसिएट कंपनी है रेखा लिमिटेड। जितेंद्र की एक एसोसिएट कंपनी है क्या? रेखा लिमिटेड। ज्यादा हो रहा है कंट्रोल में। जितेंद्र पर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी डायरेक्ट आई या इनडायरेक्ट? तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट पर एप्लीकेबिलिटी आएगी क्या? नहीं। बोलो। नहीं। तुषार को तो उसने फटकार लगा के बोल दिया चलो फॉलो करो। उसने बोला कर लेते हैं, हमारे तो ऐसे ही अकाउंट छोटे से हैं, एस इंड एस में क्या फर्क पड़ेगा। तो अब जब जितेंद्र कंसोलिडेट कर रहा है तो एकता के साथ भी करेगा सब्सिडरी, तुषार के साथ भी करेगा। तुषार को तो बोल दिया सब्सिडरी मना लिया इंड एस फॉलो कर, पर उसको कंसोलिडेट करने के लिए किसके साथ कंसोलिडेट करना पड़ेगा? रेखा के साथ। और रेखा क्या है? एसोसिएट। एसोसिएट उसे कहते हैं नॉर्मली जिसमें अपना 20% से अधिक स्टेक होता है। ये सारी टर्म्स आएंगी, अभी डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में समझ लो। सब्सिडरी मतलब मोर देन 50, जेवी मतलब 50-50, एसोसिएट यानी 20 या उससे ज्यादा पर 50 या उससे कम। हेलो। एसोसिएट का मतलब हम उसे इन्फ्लुएंस करते हैं पर वो अपने कंट्रोल में नहीं। तो रेखा एएस फॉलो कर रही है, रेखा लिमिटेड क्या फॉलो कर रही है? किसको प्रॉब्लम आएगी कंसोलिडेशन बनाने में? तुषार क्यों कंसोलिडेट करेगा? अरे यार, कंसोलिडेट करने में किसे दिक्कत आएगी? जितेंद्र को। अरे प्रॉब्लम जितेंद्र को आएगी ना। जितेंद्र में भी कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? रेखा। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? रेखा। तो क्या रेखा को एज पर इंड एस बना के देना होंगे क्या? तो अपन जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, तो भारत ने आज की तारीख में क्या बोला है सुनना। कंसोलिडेट होल्डिंग 3 लोगों के साथ करेगी, सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट। सब्सिडरी और होल्डिंग की अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होना जरूरी है, लेकिन जॉइंट वेंचर और एसोसिएट की अकाउंटिंग पॉलिसी सेम हो तो अच्छा है। क्या मतलब सेम हो तो अच्छा है? जितना हो सके आप सेम कर लिए, लेकिन अगर नहीं हो सकता है सेम तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जेवी और एसोसिएट अगर एएस फॉलो कर रही हैं और होल्डिंग पर इंड एस लग रहा है तो क्या कंसोलिडेशन किया जा सकता है बिना चेंज किए? बोलो यस। अगर वो लोग अपने को इंड एस फॉलो करके देते तो बहुत बढ़िया, नहीं दे तो भी क्या चलेगा? क्या यस। पर सब्सिडरी के साथ क्या पॉलिसी अलग हो सकती है या सेम होना जरूरी? सेम होना जरूरी। कुछ समझ आ रहा है आपको? ये एप्लीकेबिलिटी के कारण पता है आपको इसका इंपैक्ट कहां पर डाला है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंड एस पे। और इस एप्लीकेबिलिटी के कारण वहां पर बोला है कि ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट के साथ पॉलिसी सेम हो तो अच्छा है, नहीं भी होगी तो चलेगा। आप आईएफआरएस में जाओगे ना, वहां पर ऐसा नहीं है। वहां क्या बोला है? सबकी जेवी एसोसिएट सबकी पॉलिसी क्या होना चाहिए? इंड एस। उनके लिए बहुत इजी है, हमारे लिए शुरू में दिक्कत है। धीरे धीरे जब इंड एस फॉलो होएगा तो फिर आगे जाके क्या हो जाएगी? थोड़ी प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी।
बट ठीक है, प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स रहेंगे। ये थोड़ा बहुत सुन के आपको समझ में आ रहा है कनेक्शन कहां कहां पर अफेक्ट करेंगे। ये सारी चीजें एक चार्ट के माध्यम से अपन बना लेंगे, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आएगी, थोड़ा समय लगेगा बस। बोलो। नहीं, रेखा अगर कंसोलिडेट करेगी तो उसमें जितेंद्र का तो कंसोलिडेशन होगा ही नहीं ना। देखो, होल्डिंग सब्सिडरी के साथ कंसोलिडेट करती है, सब्सिडरी होल्डिंग के साथ नहीं करेगी। नहीं, कैसे होगा समझो। आपके मेरे कंपनी में 20% शेयर है, तो आप अपनी कंपनी में मुझे कंसोलिडेट करोगे, मैं मेरी कंपनी में आपको कैसे कंसोलिडेट करूंगा? आप तो बस मेरे शेयर होल्डर हो, मैं तो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा बस कि मेरे शेयर होल्डर आप। भाई कंसोलिडेशन कब होएगा? जब आपने कहीं पैसा लगाया है तो उसकी इनकम आपकी इनकम, तो आप मिक्स करोगे। ठीक है, कंफ्यूजन आ जाता है। होल्डिंग सब्सिडरी के साथ कंसोलिडेट करेगी, सब्सिडरी होल्डिंग के साथ कंसोलिडेट नहीं करती, सब्सिडरी को कोई प्रॉब्लम। बढ़े आगे बढ़े। अरे बोलो, ये यहां पे तो छोड़ ही नहीं सकते, क्या कर रहे हो? तो रात को नींद ही नहीं आएगी आपको, बोले यार क्या हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें सुन ली। ये हो गई मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी। होल्डिंग सब्सिडरी वाले के सामने मैं लिखना चाहूंगा, इस पे क्या आ गई? इनडायरेक्ट, बोलो ना, एप्लीकेबिलिटी। बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे नेक्स्ट, nothing above will be applicable to NBFC, bank, insurance companies. रिवाइज कर ले, चलिए। एनीवेज, ओके। ये क्या बोल दिया इन्होंने? इन्होंने बोल दिया कि एनबीएफसी, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी, इन पे क्या होगा? इन पे क्या होगा? एप्लीकेबिलिटी आएगी नहीं आएगी? तो ये जितना भी कुछ ऊपर लिखा है ये सब इनके ऊपर लागू नहीं होगा। दोनों का ले लो यार। अब इसमें एक चीज समझो आप, अगर कोई बैंक वॉलंटरीली इंड एस फॉलो करना चाहती है 1 अप्रैल 2015 से, कर सकती है क्या? वॉलंटरीली, स्वेच्छा से। बोलो बोलो नहीं, क्योंकि आखिरी पॉइंट में लिखा है नथिंग अबव। नथिंग अबव मतलब ना 1 ना 2 ना 3। यानी बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और एनबीएफसी तो अपनी इच्छा से भी इंड एस फॉलो नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में इंड एस उनको सूट ही नहीं करेंगे, अभी उनके हिसाब से कुछ अमेंडमेंट्स, चेंजेस की जरूरत है। तो ध्यान रखना, इन तीनों के पास ना तो ऑप्शन है ना ही इन पर कोई कंपल्शन है। ना तो इन्हें मैंडेटरीली ना इन्हें वॉलंटरीली इंड एस फॉलो करना है। इनके रूल्स पूरी तरह से अलग हैं, यानी ये तो चाह के भी नहीं फॉलो कर पाएंगे।
तो समझ आया या नहीं आया, इसके लिए एक सवाल का जवाब दे दो। मेरी सब्सिडरी एनबीएफसी और मेरी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, क्या मुझे इंडेस फॉलो करना है 1 अप्रैल 16 से? क्या मेरी सब्सिडरी जो एनबीएफसी है उसे इंडेस फॉलो करना है 1 अप्रैल 2016 से? नहीं। वो बात अलग है कि अपन बाद में पढ़ेंगे कि उसको मुझे बना के देना पड़ेंगे 2 साल तक ताकि मैं कंसोलिडेट कर सकूं, पर उसे क्या इंडेस फॉलो करने की जरूरत है क्या? नहीं। जरूरत है या कर ही नहीं सकती? कर ही नहीं सकती, एप्लीकेबल है, ऑप्शन भी नहीं है उनके पास। ये 3 कैटेगरी को तो साफ मना कर रखा है कि तुम भूल जाओ, तीनों के तीनों आप लोग नहीं करोगे फॉलो। आया भाई समझ? इसका मतलब ये भी है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाऊंगा सारे क्वेश्चन में, सुन लो पहले एक बार। मैं एक एनबीएफसी हूं, मेरी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, मेरी सब्सिडरी है वो एनबीएफसी नहीं है, उसकी नेटवर्थ तो बहुत कम है। मैं एनबीएफसी, मेरी सब्सिडरी, मैं 500 करोड़ से ज्यादा, वो कम नेटवर्थ। क्या मैं खुद इंडेस फॉलो करूंगा? क्या मेरी सब्सिडरी को फॉलो करना है? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी लिमिट किसके लिए रेलेवेंट ही नहीं है, एनबीएफसी, बैंक और इंश्योरेंस। हां, अगर मेरी सब्सिडरी वॉलंटरीली चाहे फॉलो करना तो क्या वो कर सकती है? यस। वॉलंटरी ऑप्शन इन तीनों को नहीं है, बाकी सबको है। आया वही सबको समझ में? यानी जब आप ये 3 पॉइंट पढ़ोगे तो आप अपने दिमाग में किसको नहीं रखोगे? किसको नहीं रखोगे? एनबीएफसी, बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज को। अब बताइए, अब अपन किसका डिस्कशन करेंगे? लेट अस नॉट टॉक अबाउट बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, एनबीएफसीज। सबसे पहले एनबीएफसी। एनबीएफसी के ऊपर सब कुछ सेम है, सेम लिमिट्स, बट एप्लीकेबिलिटी डेफर्ड। डेफर्ड मतलब आगे बढ़ा दी। कितने साल से? 2 साल। ठीक है? यानी मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? एप्लीकेबिलिटी 2 साल से आगे बढ़ा दी। या आप चाहें तो बाय 2 इयर्स इसमें यहां पे लिख लें आप। स्टार्टिंग कब से हो जाएगी? बोलो। 2018। 1 अप्रैल 2018 से क्या होगा? पहला, ऐसी एनबीएफसी जिनकी नेटवर्थ, बोलो, 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, इन्हें कब से फॉलो करना होगा? बाकी सारी एनबीएफसी जो लिस्टेड है या जो अनलिस्टेड है पर जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, इन्हें कब से फॉलो करना पड़ेगा? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019। और अगर कोई एनबीएफसी कवर होगी तो उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट भी क्या हो जाएगी? कवर्ड। और वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी भी कब से आएगी? (2008) से।
यानी 1 अप्रैल 2008 से क्या एनबीएफसी वॉलंटरीली भी इंडेस फॉलो कर सकती कि अगर कवर ना हो तो? यस, पर वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी भी कब से आएगी? 1 अप्रैल 2018 से। 18 से पहले एनबीएफसी को कंपल्सरली क्या फॉलो करना है? यस। और वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी आई तो किसको फॉलो करना होगा? एनबीएफसी फॉलो करेगी या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी सबको? वो तो सेम ही है, होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट। ठीक है, आया भाई सबको? बोलो, ये किसकी बात हो गई? एनबीएफसी। अब अगला डिस्कशन, होल्डिंग सब्सिडरी जेवी, इनफैक्ट यहां होल्डिंग नहीं है, सब्सिडरी जेवी एसोसिएट ऑफ, इन्होंने कहा है सब्सिडरी जेवी एसोसिएट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग आरआरबी। आरआरबी सुना है क्या आपने? हाँ, रीजनल रूरल बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। इन लोगों को 1 अप्रैल 2008 से करना ही पड़ेगा। ओहो, ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो चेक करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? यहां भी 1 अप्रैल 18 ही लिखा है ना, देखना कभी गलत ना लिखो। ये किसकी बात हुई? बैंक और इंश्योरेंस कंपनी की सब्सिडरी जेवी और एसोसिएट्स। ये कब से फॉलो करना शुरू कर देंगे? 1/4/18 से। अब बचा कौन? बैंक्स खुद। बैंक्स की एप्लीकेबिलिटी कौन बताएगा? और आरबीआई ने क्या बोला है? April 1, 2018. This is something which RBI has notified. ऐसा आरबीआई ने आज की तारीख में बोल रखा है। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी इस पे क्या होगा? एक अप्रैल 2018 से इनके ऊपर भी एप्लीकेबिलिटी आएगी, लेकिन अभी इसके ऊपर मैंडेट आना बाकी। ठीक है, इस पे कौन देगा मैंडेट? आईआरडीए। तो आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं टारगेटेड इज व्हाट? 1 अप्रैल 2018। पर ये मैंडेट अभी आना बाकी है, पर वो 1 अप्रैल 2018 ही होगी। अभी वो बहुत आगे पहुंच गए, मतलब 500 करोड़ क्रॉस हो गए, फिर अपन वापस से अंदर आ गए, तो बहुत आगे पहुंच गए। नेटवर्क के बारे में सब बताऊंगा, पूछ लिया तो बताना तो पड़ेगा, रात की नींद का सवाल है। इंडेस बोलता है हमारे आने के दरवाजे तो हैं पर जाने के नहीं है, एग्जिट डोर ही नहीं है, सिर्फ एंट्री डोर है। मतलब क्या है इसका? एक बार अगर आप इंडेस में आ गए तो बाहर निकलने का कोई सॉल्यूशन या कोई समाधान ही नहीं।
हमने अभी जोश जोश में वॉलंटरी इंडेस लगा लिया, हमने लगा के देखते हैं क्या होता है। 1 साल लगा लिया, हालत खराब हो गई। अगले साल ये इसकी इच्छा हुई, कुछ नहीं हो सकता। एक बार आ गए इंडेस तो अब जीवन भर आपको इंडेस ही फॉलो, आजीवन। सर वो 2 साल 3 कुछ नहीं, एग्जिट डोर ही नहीं है, एंट्री डोर नो एग्जिट डोर, खत्म। अभी तो बाकी है, चलो पूछो। अरे रुको, केस बनाने लग गए, अभी आएंगे उस पे यार, सब करेंगे अभी। ये सब आ गया, इतना लिखा हुआ है जो समझ में आया, ये सारी सिचुएशन अभी अपन कवर करेंगे। एक बार ये पूरा ग्रिप में आ जाए ना, कंट्रोल में आ जाए, ये समझ में आई सारी कंडीशन। इसके बाद बस अब आप एक चीज ये नोट करेंगे, क्या? ये कहा गया है कि अगर कोई भी एनबीएफसी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग, कोई भी एनबीएफसी बैंक इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग अगर इंडेस फॉलो कर रही है, तो एनबीएफसी बैंक और इंश्योरेंस को अभी से इंडेस वाले स्टेटमेंट बना के उनको देना पड़ेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन। अपना या उनका कंसोलिडेशन? उनका। यानी एनबीएफसी बैंक और इंश्योरेंस कंपनी इनकी इफ इट्स पेरेंट कंपनी, पेरेंट समझते हो क्या? पापा, पापा मतलब होल्डिंग कंपनी। इफ इट्स पेरेंट कंपनी होल्डिंग इज कवर्ड अंडर, तो क्या करना होगा? देन इट शुड प्रोवाइड इंडेस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू सपोर्ट, टू फैसिलिटेट, क्या बोलो ना, कंसोलिडेशन। समझ आया क्या? बोलो बोलो। तो ये पूछ रहा हूं मैं, इसका जवाब दो। अभी लिख रहे हैं सर, पहले लिखने दो फिर सुनेंगे। अच्छा पूछो। अगर एनबीएफसी बैंक और इंश्योरेंस की सब्सिडरी इंडेस फॉलो कर रही है तो क्या उन पर इंडेस लग सकते? नहीं। अगर बैंक की सब्सिडरी बैंक नहीं है और 500 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ है, क्या उस पर इंडेस लगेंगे या नहीं लगेंगे? लगेंगे। बोलो, प्रॉब्लम किसको आएगी? बैंक को। काय में? बहुत बढ़िया। तो बताओ फिर किसकी जिम्मेदारी उठेगी? सब्सिडरी की। क्या देने की? बहुत बढ़िया, 1 नंबर, दिल जीत लिया। सब्सिडरी को क्या देना पड़ेगा? एएस वाले। तो अपन क्या लिखेंगे? एनबीएफसी बैंक इंश्योरेंस कंपनी, इफ इट्स सब्सिडरी, जेवी और एसोसिएट, अगर इसकी सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट तीनों क्या है? इज फॉलोइंग, क्या बोलो ना, then to facilitate consolidation they should provide, क्या प्रोवाइड करना है? AS based financial statements to whom? To such NBFC or bank or insurance.
ये इधर इधर थोड़ा जूम कर लो यार। अब एक बात बताओ, थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल समझ में आ गया आपको? हाँ, अब इसी बात है, ये कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको अगर पूरा समझना है तो थोड़ा सा समय और दिमाग लगाना पड़ेगा। अपने को बेसिक बेसिक देख लेना है तो अपन ऊपर ऊपर से कभी भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अपन सारी चीज डिटेल में समझ रहे हैं, एक एक पॉइंट, इसलिए अपने को दिमाग लगाना पड़ा। सिर्फ 1 मिनट और इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे, ठीक है? ओके, तो मैं इधर जूम करके रखना, पूरे डिस्कशन को कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक? सबसे पहली बात, क्या चेक कर लो? फर्स्ट थिंग, क्या चेक कर लो? क्या मैं बैंक, एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी? अगर ऐसा है तो फिर उसको अलग ही कर दो। सही बोल रहा हूं क्या? ठीक है ना? इसको अलग कर दो। बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, इनको अलग कर दो। बची हुई कंपनी पर आ जाओ फटाक से। बची हुई में क्या चेक कर लो? अपनी इच्छा है फॉलो करने की तो खुद को होल्डिंग, सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट सबको 1 अप्रैल 15 से करवा लो। इच्छा नहीं है, करना ही पड़ेगा। अगर नेटवर्थ 500 करोड़ क्रॉस हो गई तो 1 अप्रैल 16 से। नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा निकली, या अगर आप लिस्टेड निकले तो आपको 1 अप्रैल 17 से करना ही पड़ेगा। जब भी आप करोगे तो आपकी होल्डिंग, सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट सबको करना पड़ेगा। पर इस पूरे के पूरे ग्रुप में एक भी बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस आई तो वो बाहर हो जाएगी। वो सब क्या फॉलो करती रहेगी? एएस। इन लिमिट में जो कंपनियां नहीं आएंगी वो भी बाहर हो जाएंगी, वो भी क्या फॉलो करती रहेंगी? एएस। वो तो जीवन भर एएस फॉलो करेंगी। कौन सी? जो 250 करोड़ से नीचे की अनलिस्टेड कंपनी है और वो बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी से रिलेटेड नहीं है, वो तो जीवन भर क्या फॉलो करती रहेंगी? एएस। अब आ जाओ बैंक, एनबीएफसी और इंश्योरेंस पे। इन जनरल बैंक और इंश्योरेंस कब से फॉलो करेगी? 1 अप्रैल 18। ऐसा एमसीए ने बोला या आरबीआई? आरबीआई आईआरडीए बोलेगा 1 अप्रैल 2018। ये दोनों बाहर हो गई। एनबीएफसी पे सारी सेम एप्लीकेबिलिटी 2 साल आगे। हाँ, वॉलंटरी फॉलो करना है तो भी 1 अप्रैल 18, 500 करोड़ से ज्यादा तो भी 1 अप्रैल 18, 250 करोड़ या उससे ज्यादा या फिर लिस्टेड है तो फिर 1 अप्रैल 19। और अगर एक एनबीएफसी कवर हो गई तो उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट सब कवर हो जाएगी। अरे बोलो। और आखिरी बात, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी, इनकी अगर, कौन सी बैंक? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और इंश्योरेंस, इनकी अगर सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट है, ये 1 अप्रैल 18 से कवर हो जाएगी। इनको 1 अप्रैल 18 से कवर करना क्यों जरूरी था? क्योंकि आरबीआई 1 अप्रैल 18 से अगर बोलेगा कि हम बैंक्स को कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे कोई टेक्निकल पॉइंट है, आरबीआई बैंक को तो बोल सकता है कि बैंक तुम 1 अप्रैल 18 से फॉलो करना, पर अगर बैंक की सब्सिडरी एक नॉन बैंकिंग कंपनी हुई तो आरबीआई उसको तो नहीं बोल पाएगा। अरे यार, ज्यादा हो गया। आरबीआई किसको बोल सकता है? आईआरडीए इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगा, आरबीआई बैंक को बोलेगा। पर अब आप समझो, बैंक की अगर सब्सिडरी है तो फिर 1 अप्रैल 18 से उसको भी क्या फॉलो करना चाहिए? इंडेस। तभी तो सब कुछ कंसोलिडेट होके एक लेवल पर आ पाएगा। पर आरबीआई उसको नहीं बोल पाएगा अगर वो बैंक नहीं हुई तो उसके लिए किसने बोल दिया उसको? एमसीए ने। क्या 1 अप्रैल 18 से बैंक और इंश्योरेंस कंपनी की सब्सिडरी, जेवी और एसोसिएट, इन सबको कंपल्सरीली क्या फॉलो करना पड़ेगा? इंडेस। यहां पे ध्यान रखना, होल्डिंग नहीं लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है? सब्सिडरीज ऑफ दीज कंपनीज। हो गया क्लियर? कल इस पूरे का चार्ट बना के इसको कंक्लूड कर देंगे। ये एप्लीकेबिलिटी का डिस्कशन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नवंबर एग्जाम्स। ये पूरा बताइए भाई, क्या देख रहे थे हम लोग कल? चलिए, तो कल हो रहा था हमारा एक घमासान डिस्कशन। किसके बारे में? एप्लीकेबिलिटी के बारे में। किसकी एप्लीकेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे अपन? इंडेस की। और इंडेस की एप्लीकेबिलिटी में कल अपन ने बहुत सारी बातें कर ली। आज अपन उस पूरे डिस्कशन का क्या करेंगे? एक समराइजेशन। और समराइजेशन के लिए बनाएंगे अपन एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट जिसमें हमारी सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? कवर हो जाएंगी। ठीक है? कैसे पसंद करेंगे आप चार्ट, बताएं? क्या मैं आपको चार्ट ऐसे बता दूं कि कौन सी तारीख से कौन सी कंपनी को क्या फॉलो करना है?
या आप कंपनी वाइज जानना चाहेंगे कि इस कंपनी को कब से फॉलो करना है, या दोनों ही बता दो सर आप, तो जो ठीक लगेगा वो कर ले, नो प्रॉब्लम्स। अब एक ऐसा चार्ट बनाएंगे जिससे अपने को दोनों चीजें समझ में आ जाए, दोनों एप्लीकेबिलिटी क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, सबसे पहले अपन बताओ एप्लीकेबिलिटी किस पे डिस्कस कर रहे हैं, कंपनी पे, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी पे, इंडेस की, एएस की, या सब कुछ? सब कुछ। यानी हमारा जो डिस्कशन हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है? सारी चीजों पर। यानी आई एम नॉट टेलिंग यू एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस, आई एम टेलिंग यू एप्लीकेबिलिटी ऑफ, बोलो, एएस एंड इंडेस। किस पे? ऑन कंपनीज एंड नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज, दोनों पर। सबके ऊपर अपन एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं अपन चीजों को सिंप्लीफाई करने पे। नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज, क्या मतलब इसका? नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज जो कंपनी नहीं है। आप बताइए इनको क्या फॉलो करना है? जो कंपनी नहीं है उसे क्या फॉलो करना है? अगर आप कंपनी नहीं हो तो आपके पास क्या इंडेस का ऑप्शन है या नहीं है? नहीं है। इंडेस का ऑप्शन सिर्फ किसके पास है? कंपनीज के पास है, क्योंकि इंडेस की एप्लीकेबिलिटी किसने प्रिस्क्राइब की है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनी इंडेस रूल्स 2015 के अंतर्गत। यानी कि प्रैक्टिकली ऑप्शन इंडेस का सिर्फ किसके ऊपर है, किसके पास है? कंपनीज के पास। यानी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को कंपल्सरीली क्या फॉलो करना है? दे विल फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कौन से? दे विल फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 29 एक्सेप्ट एसएमई। एसएमई में अपन क्या बोलेंगे? लेवल 1 कौन से फॉलो करेगा? सारे। लेवल 2 को रिलैक्सेशन दिया है और लेवल 3 को रिलैक्सेशन दिया है। आप बताइए लेवल 2 और लेवल 3 को रिलैक्सेशन कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं? तो कुछ एग्जम्प्ट है, कुछ एग्जम्प्ट है और कुछ पार्शियली एग्जम्प्ट है। यानी उसमें क्या है? किसी प्रकार के कुछ पार्शियल एग्जम्पशंस या रिलैक्सेशंस। एग्जम्प्ट कौन कौन से हैं बताओ? तो यहां पे अपन देखें तो एग्जम्प्ट में एक तो एएस 3 आ जाता है, 17, 18, कुछ हद तक 20 और 24। ठीक है, लेकिन यहां पे आप जाओगे पार्शियल रिलैक्सेशन तो सॉरी 24 लिखते हैं यहां पे अपन, है ना? 20 को पार्शियल में डालेंगे। पार्शियल रिलैक्सेशन अपने को किससे मिला है? तो पार्शियल रिलैक्सेशन में 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, 19 लीज, 20 ईपीएस, 28 इंपेयरमेंट और 29 प्रोविजंस कंटिजेंट लाइबिलिटीज। इनमें पार्शियल रिलैक्सेशन। ये किसका डिस्कशन खत्म हो गया दोस्तों? बोलो। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। नॉन कॉर्पोरेट में इसके अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं है, खत्म। तो बताओ आप किस पे आ जाएं? कॉर्पोरेट एंटिटीज। कॉर्पोरेट एंटिटी में अपन आते हैं सबसे पहले किसके ऊपर? तो फर्स्ट आई टेल यू अबाउट बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, हाँ बताओ बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज को इंडेस कब से लगाना है? बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज इंडेस कब से लगाएंगे? तो हम बोलेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे हैव टू फॉलो व्हाट? जी, इंडेस।
और उससे पहले प्रायर टू 1 अप्रैल 2018 क्या फॉलो करेंगे? एएस या ऑप्शनल एएस और इंडेस? ओनली एएस। सही लिखा क्या? बोलो। नहीं आया। क्या इनके पास ऑप्शन है क्या कि ये 18 से पहले चाहें तो इंडेस अडॉप्ट कर लें? अर्ली एप्लीकेबिलिटी चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं, इनको तो कंपलसरी है कि ये लोग सिर्फ क्या फॉलो करेंगे? एएस। नो ऑप्शन टू फॉलो इंडेस। हालांकि 1 अप्रैल 2018 से इंडेस की एप्लीकेबिलिटी किसने प्रिस्क्राइब करी है? आरबीआई और आईआरडी। ये लोग सजेस्ट करेंगे कि ऐसा करें, ठीक है। पर एक बात बताओ, क्या 1 अप्रैल 18 से पहले इनको इंडेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के किसी को देने की जरूरत पड़ सकती है? कब पड़ेगी जरूरत? जब इनकी पेरेंट कंपनी क्या है? इंडेस में कवर्ड है। तो उनको कंसोलिडेशन में फैसिलिटेट करने के लिए इनको क्या बना के देना पड़ेंगे? इंडेस वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां पे अपन लिखेंगे टू फैसिलिटेट कंसोलिडेशन, टू फैसिलिटेट कंसोलिडेशन फॉर देयर क्या? पेरेंट कंपनी। पेरेंट मतलब होल्डिंग कंपनी विच इज कवर्ड अंडर इंडेस। इन्हें क्या करना पड़ेगा? बोलो, क्या करना पड़ेगा? दे विल हैव टू प्रोवाइड इंडेस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने की जरूरत पड़ेगी इनको? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनके खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप बताइए, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होने के लिए हैं या कंसोलिडेशन? ओके, आप बताओ किसका डिस्कशन खत्म? बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी का डिस्कशन हो गया अपना। अब आते हैं अपन किस पे? इसके बाद आ जाओ किस पे? नाउ लेट अस कम टू एनबीएफसीज। ठीक है, एनबीएफसी इस पे नियम क्या आप बता दो। 2 साल डेफर हो गया, बोलो। तो देखना मैं जो लिख रहा हूं, अप टू 31/3/18 ओनली एएस। कबूल है? कबूल है? 2 ही बार पूछना है। आया समझ में? आया? अरे बोलो। 31 मार्च 2018 तक क्या ये लोगों के पास ऑप्शन है क्या इंडेस का, या इनको एएस ही फॉलो करना है? कंपलसरी है एएस इन पे, ये वॉलंटरीली भी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर बोलो 1/4/2018 से किसको फॉलो करना है? बोलो यार, वो इंडेस कौन फॉलो करेगा? अगर इनकी नेटवर्थ 1/4/2018 से, अगर आपकी नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू 500 करोड़ है तो आप क्या फॉलो करोगे? इंडेस। और इंडेस किसको फॉलो करना होगा? इंडेस लगेगा किस पे? लगेगा एनबीएफसी पे और उसकी होल्डिंग सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट, सब पे। नहीं आया? तो सर यहां क्यों नहीं लिखा आपने? कहां पे?
ये सर यहां पे क्या कि 1 अप्रैल 2018 से इंडेस फॉलो करेंगे तो इनकी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट को भी इंडेस फॉलो करना पड़ेंगे। ऐसा है ही नहीं तो मैं क्यों लिखूं? क्यों ऐसा क्यों नहीं है? कल मैंने बताया था इनको इंडेस फॉलो करने के लिए कौन बोलता है? आरबीआई। तो आरबीआई सिर्फ किसे बोल सकती है फॉलो करने के लिए? बैंक्स को। अब अगर बैंक की सब्सिडरी बैंक नहीं है तो उसको आरबीआई कैसे बोलेगी भाई तू इंडेस फॉलो कर? तो उसके लिए अपन ने पढ़ा है, अपने यहाँ पे नियम है, कल याद आ रहा है पढ़ा था अपन ने। इनकी सब्सिडरी जेवी और एसोसिएट को कंपलसरीली 1 अप्रैल 18 से क्या फॉलो करना पड़ेंगे? इंडेस। पर वो आरबीआई ने बोला है या एमसीए ने बोला है? एमसीए ने बोला है। और बोलो रे आया। देखो मेरे लिए तो बहुत आसान था, मैं मालूम क्या करता, मैं आपको ये सब लिख के आखिरी में लिख देता कि जहां कंपनी है वहां पे उसकी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट भी कवर्ड है। वो सिंपल तरीका होता है कि दिमाग में एक चीज फिट कर लो कि जहां कंपनी है वहां पर उसकी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट भी कवर है। पर आप बताओ क्या वो पूरे चार्ट में जितनी चीजें आ रही है सब जगह ये कंसेप्ट लागू होगा या नहीं होगा? नहीं, यहां पर ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। इसलिए जहां पर होगा मैं वहीं लिखूंगा, जहां नहीं होगा अपन वहां पर नोट नहीं करेंगे। आया सबको समझ में? ठीक है, चलो भाई आगे बोलो। ये लोग फॉलो करेंगे इंडेक्स। फिर आ जाओ 1 अप्रैल 2019। किसको? सारी की सारी जो लिस्टेड है, और एक तो लिस्टेड सारी और दूसरा जिसकी नेटवर्थ ओके, ऐसा लिखूं क्या? अनलिस्टेड जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, इन्हें क्या फॉलो करना है? इंडेस। और इनको या इनकी साथ साथ इनकी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट? बोलो ना, बोलो ना, सबको। ओके ओके, तो फिर बताइए बची क्या? अदर एनबीएफसीज यानी कौन सी? अनलिस्टेड, अनलिस्टेड विथ नेटवर्थ लेस देन 250 करोड़। क्या बोलो? टू फॉलो एएस अनलेस समझ आया? आपको एएस फॉलो करना पड़ेंगे अनलेस आप क्या करना चाहते हैं? वॉलंटरीली इंडेस फॉलो करना चाहते हैं। मतलब एक बात बताओ, क्या 250 करोड़ से कम की नेटवर्थ वाली अनलिस्टेड कंपनी भी चाहे तो इंडेस फॉलो कर सकती है क्या? 250 करोड़ से कम के नेटवर्थ वाली कंपनी चाहे तो इंडेस फॉलो कर सकती है क्या? यस। पर अगर वो करना चाहेगी तो फिर वॉलंटरीली इंडेस करना चाहेगी तो हम मना नहीं करेंगे। पर ध्यान रखना, ये वॉलंटरीली भी सिर्फ कब से अलाउड है? वॉलंटरली फॉलो इंडेस। पर ये वॉलंटरली फॉलो इंडेस एनी टाइम आफ्टर क्या है? बोलो ना, एनी टाइम ऑन और आफ्टर 1/4/2018। 2018 से पहले ये लोग वॉलंटरली भी इंडेस फॉलो नहीं कर सकते। यानी वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी भी सिर्फ कब तक आएगी? कब आएगी? कब से आएगी? 1 अप्रैल 2018 से। एक्चुअली तब तक हम इंडेस को परफेक्ट कर देंगे इन लोगों के लिए। अभी हमारे इंडेस इनके लिए परफेक्ट नहीं है, हमें 2 साल का समय चाहिए उसको सही करने के लिए, ताकि इनके लिए सूटेबल हो जाए। इसलिए 2 साल तक तो इनको अलाउ ही नहीं किया। और आप बताइए, अगर आप वॉलंटरीली फॉलो करोगे इंडेस तो फिर आपके साथ साथ किसको फॉलो करना पड़ेंगे? एनबीएफसी करेगी तो साथ में उसकी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट सबको करना है। ऐसा कुछ बताया था क्या मैंने कल? हाँ, वॉलंटरी जो लोग फॉलो करते हैं उनको किसको करना है? उनको या उनके ग्रुप को? ग्रुप को।
अब बताइए अब कौन बचा, कौन बचा? तो देखो बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एनबीएफसी हो गया, तो अब क्या बचा? वो कंपनी जो क्या है, बैंक, इंश्योरेंस और एनबीएफसी नहीं है, तो आई कैन आई राइट अदर कंपनीज? ठीक है, अदर कंपनीज में नियम क्या हो गया आप बता दीजिए, बोलो पहला एक बार। 1/4/2016 से कौन, 1/4/2016 से कौन करेगा? जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसे क्या फॉलो करना है? और वो करेगा तो कौन, कंपनी या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट, सब। उसके बाद में आ जाए अपन 1/4/2017 से कौन करेगा? या तो जो लिस्टेड है या जो अनलिस्टेड है पर उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे, बोलो ना, ज्यादा है, वो क्या फॉलो करेंगी? इंडेस। और वो करेगी तो वही या उसकी कंपनी के साथ साथ होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट? ठीक है, बोलो ना। ओके, और बस। बताओ ये समझ में आया? सब्सिडरी जेवी एसोसिएट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी, इनको 1 अप्रैल 2018 से क्या फॉलो करना है? इंडेस। इन्हें क्या फॉलो करना है, बोलो? इंडेस। ये पढ़ा था क्या अपन ने? हाँ, देखा था ना अपन ने, इनको फॉलो करना है। ये यहां पर क्यों नहीं आया? क्योंकि इसको आरबीआई ने बोला है। इसको किसने बोला है? एमसीएन। कहीं पर लिखा नहीं है कुछ किसने बोला, तो इसका मतलब किसने बोला है? एमसीएन। इनको एमसीएन ने बोला है कि इनको 1 अप्रैल 2018 से फॉलो करना है। तो अगर इनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम हुई तो भी करना पड़ेगा क्या? यस, क्योंकि बैंक, इंश्योरेंस कंपनी तो पूरी तरह से इंडेस में 1 अप्रैल 2018 से आ जाएंगी, अलॉन्ग विद ऑल देयर सब्सिडरी जेवी एंड एसोसिएट। ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने सब्सिडरी जेवी एसोसिएट लिखा है, होल्डिंग नहीं लिखा है। तो बैंक की होल्डिंग पे अपने आप इंडेस नहीं लगेंगे। ओके, ओके। अब एक और बताओ, बची हुई कंपनी क्या फॉलो करेंगी? अदर कंपनीज यानी कौन सी बच जाएगी? अनलिस्टेड, जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है। इनको क्या फॉलो करना है? दे विल फॉलो एएस, अनलेस क्या वॉलंटरली फॉलो क्या? इंडेस। तो ये कब से कर सकते हैं? एनी टाइम ऑन और आफ्टर, बोलो ना। एनी टाइम ऑन और आफ्टर, बोलो ना। 1/4/2015। वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी नॉन एनबीएफसी इंश्योरेंस बैंक के लिए तो 1 अप्रैल 2015 में ही आ गई है, देख लो आप।
1 अप्रैल 2015 और उसके बाद के अकाउंटिंग ईयर से इन लोगों को तो ऑप्शनल कर ही दिया था कि आप लोग क्या कर सकते हो, इंड एस फॉलो कर सकते हो। मैंडेटरी 1 अप्रैल 2016 से हुआ है, 15 से वॉलंटरीली अलाउड है। और अब कोई वॉलंटरीली फॉलो करेगा तो फिर किसको करना पड़ेगा? कंपनी के साथ साथ उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, जेवी और एसोसिएट सबको। ठीक है, ओके। और बताओ, इसके अलावा एक और प्रोविजन बढ़ा अपन ने, इसमें हमने पढ़ा था कि इन कंपनीज को अगर इनकी होल्डिंग कंपनी एस फॉलो कर रही है पर ये लोग इंड एस में कवर हो गए, ऐसी प्रॉब्लम कब आएगी? जब होल्डिंग एनबीएफसी, बैंक या इंश्योरेंस। सुनो, मेरी नेटवर्थ 500 करोड़ क्रॉस हो गई, मुझे क्या फॉलो करना? इंड एस। मेरी होल्डिंग क्या फॉलो करेगी? इंड एस। पर अगर मेरी होल्डिंग एनबीएफसी हुई तो मैं कब से इंड एस फॉलो करूंगा? 1/4 500 करोड़ के ऊपर हूं, 1/4/16 से। अरे मेरी होल्डिंग अगर एनबीएफसी है तो क्या उसको भी 1/4/16 से, या वो तो 1/4/18 से? क्योंकि उनको तो साफ साफ बोल दिया गया है क्या कि किसी भी केस में वो लोग 1/4/18 के पहले फॉलो नहीं करेंगे। बोलो, तो फिर आप बताइए, होल्डिंग मेरी एनबीएफसी है तो क्या फॉलो करेगी? एस। कब तक? 2 साल, 16-17 और 17-18। पर सब्सिडरी यानी मैं 500 करोड़ की नेटवर्थ वाली हूं, मैं क्या फॉलो कर रहा हूं? इंड एस। दिक्कत मुझे आएगी या मेरी होल्डिंग को? होल्डिंग, क्योंकि होल्डिंग को कंसोलिडेट करना है, मुझे नहीं करना। और वो करेगा तो वो क्या बना रहा है? एस। मैं क्या दे रहा हूं? इंड एस। तो क्या मुझे एस वाले उसको देना पड़ेंगे? यस। तो इसके लिए क्या लिखेंगे अपन यहां पे अलग से? कंपनीज कवर्ड अंडर, बोलो, इंड एस, बट पेरेंट कंपनी टू फॉलो क्या? एस। ऐसा क्यों है? बिकॉज पेरेंट इज क्या? बैंक, इंश्योरेंस या फिर एनबीएफसी। तो कंपनी टू प्रोवाइड एस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स to parent for consolidation. ठीक है, ओके। तो ये आपका अदर कंपनीज का कंप्लीट कंक्लूजन आ गया। अब अगर आप सभी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। अगर आपकी सब्सिडरी फॉरेन कंपनी है तो क्या करोगे?
मतलब Infosys Limited has a subsidiary company, Infosys US Incorporation, USA. Infosys US Incorporation, US. वो कहाँ की रजिस्टर्ड कंपनी है? यूएस की। अपन इधर कहाँ के हैं? इंडिया के। आप बताइए, इन्फोसिस को क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेंगे? क्या उसमें फॉरेन सब्सिडरी को भी कंसोलिडेट करना पड़ेगा? अरे बोलो। और फॉरेन सब्सिडरी कौन सी हमारी? इन्फोसिस यूएस। उस पे क्या लग रहा है, एएस या इंडेस या यूएस गैप? वो तो यूएस गैप में कवर्ड। तो फिर अब आप बताओ क्या करें? क्या आप उसके जो यूएस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसी के साथ कंसोलिडेट कर लोगे एज इट इज, या उसको आपको इंडियन गैप्स के अनुसार बना के देना पड़ेंगे? और इंडियन गैप्स के अनुसार बना के देगी तो वो कौन से बना के देगी? एज पर इंडेस। अगर अपन इंडेस में कवर्ड है और अगर अपन एएस में कवर्ड है तो एज पर एएस। पर एएस की बात नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे? एज पर इंडेस या एज पर द एएस और इंडेस फॉलोड बाय द पेरेंट कंपनी। आया समझ में? आया? अगर मैं बोलता हूं मेरी होल्डिंग फॉरेन कंपनी, क्या मतलब? पेप्सिको फूड्स इंडिया लिमिटेड, तो पेप्सी फूड्स इंडिया लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है पेप्सी इनकॉर्पोरेशन यूएसए। पहली बात बताओ, पेप्सिको फूड्स की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, वो इंडिया की कंपनी है, तो उसको क्या करना है? इंडेस फॉलो करना है। उसकी होल्डिंग कंपनी यूएस में बैठी, तो बताइए अब हमें क्या करना है? कंसोलिडेशन कहां होगा? यूएस में। तो क्या अपने को यूएस गैप के अनुसार बना के देना पड़ेंगे क्या? अरे बोलो। तो यार उसके बारे में यूएस के लॉस सोचेंगे। अरे अपने गाय को परेशान होना, यहाँ अपने भारत के लॉ नहीं संभल रहे। अब यूएस में क्या दिक्कत आएगी? वो यूएस का लॉ बोलेगा, उनको क्या कराना है, अपने क्या लेना देना। यानी हमारे को यहाँ क्या पढ़ना है? हमारी होल्डिंग कौन फॉरेन कंपनी है तो क्या होगा, या सब्सिडरी फॉरेन है तो क्या होगा? सब्सिडरी फॉरेन है तो क्या, होल्डिंग फॉरेन से अपने को क्या लेना देना। ठीक है, तो ये जो रूल आपने अभी लिखा है ना, सेम रूल विल बी एप्लीकेबल कभी। तो कंपनी इज कवर्ड अंडर इंडियाज बट पेरेंट टू फॉलो एएस बिकॉज इट इज बैंक एनबीएफसी, एएस बेस्ड पेरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी प्रोवाइडेड। सेम रूल में यहां पे लिख देता हूं, अगर आपकी फॉरेन क्या है? सब्सिडरी। क्या ये रूल जेवी एसोसिएट पे भी लगेगा? बोलो। नहीं। मैंने बोला था ना, जेवी एसोसिएट बना दें एक जैसा तो बहुत अच्छा है, नहीं भी बनाए तो चलता है। तो फॉरेन सब्सिडरी टू ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर स्टैंडर्ड्स फॉलोड बाय कौन? कौन? द इंडियन पेरेंट। समझ में आया इसका मतलब? हालांकि ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन, एक सुझाव है कि ऐसा होना चाहिए। ओके, बस इसकी चिड़ बनाना है आपको, सिर्फ ये ले जाना है आपने। हेलो, एक चिट और पूरी क्लास का भला हो जाएगा एग्जाम हॉल में। सब आ गया इसमें, A to Z एवरीथिंग इज कवर्ड, एप्लीकेबिलिटी। ओके, हो गया? अंशुल भाई हो गया? पूरा पूरा आ गया? 2 पार्ट में ले लिया? ओके, चलिए भाई, ये क्लियर हो गया सबको? ओके, अब इसमें अगर आप चाहें तो बस आप इतना सा नोट और कर सकते हैं। ये जो नियम दिया गया है, ये सब किस में दिया गया है? ये सारे रूल्स किस में दिए गए हैं? प्रीफेस टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो किसने इशू किया है? आईसीआई ने।
ठीक है। जितने भी इंडेस से रिलेटेड रूल्स हैं वो सब किस में है? इंडेस की एप्लीकेबिलिटी के सारे प्रोविजन किस में दिए हुए हैं? कंपनीज इंडेस रूल्स 2015 अमेंडेड इन 2016, और जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एप्लीकेबिलिटी के रूल्स हैं वो सब किस में दिए गए? कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006, कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। ठीक है। हाँ, एक चीज हमारी यहां पर मिस हो गई, वो क्या? ये क्या लिखा है बताओ? अदर कंपनीज अनलिस्टेड नेटवर्क 250 करोड़ से कम क्या फॉलो करेगी? यस। यहां पे आप एक पॉइंट और लिख लेंगे, क्या? एस फॉलो करेंगी। कौन से एस? 1 to 29 एक्सेप्ट एसएमसी। अरे यार वो आया, ध्यान आया? एक्सेप्ट एसएमसी। एसएमसी के पास क्या होगा? एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन। एसएमसी को एग्जम्पशन किससे है? एसएमसी में एग्जम्पशन सिर्फ एएस 3 और 17 का है। 18 उनको फॉलो करना पड़ता है। कंपनीज में 18 सबको करना है, चॉइस भी सबको करना है। अरे लिखा है अपन ने कल भी, 18 और चॉइस सबको करना पड़ता है। और ये जो रिलैक्सेशन है, यानी कि रिलैक्सेशन मतलब अपन क्या बोल सकते हैं? पार्शियल एग्जम्पशन। वो कौन कौन से एज से पार्शियल एग्जम्पशन है? हाँ, एज बोलो। 15, 19, 20, 28 और 29। ओके, चलिए भाई, तो ये अब अपना किसका डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है इसके साथ? एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडेस ऑन कंपनीज। ये सारा नया नया आपका मैटर है। दैट इज वाई ये अपने लिए क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने को एक्स्ट्रा ध्यान देकर इसको समझना है। इसी के साथ बताएं कोई कंफ्यूजन या डाउट है या अब आगे बढ़े? तो कल अपन ने एक बार इसको पूरा पढ़ लिया, आज एक बार इसको पूरा नोट करके दोबारा रिवाइज कर लिया। अब इसके साथ ही अब अपन इसके आगे का डिस्कशन करते हैं। तो अपन वापस से आ जाते हैं अपने प्रीफेस टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में।